नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 की मौत, लोडर और बाइक से हुई है टक्कर, बाइक सवारों की मौत। उन्नाव से पूर्वा की तरफ जा रहे थे बाइक सवार, तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में मारी सामने से मारी टक्कर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज चुकी है। मृतकों की शिनाख्त और साथ ही लोडर की तलाश में जुटी है पुलिस। उन्नाव पूर्वा मार्ग पर दही थाना क्षेत्र के दरोगा खेड़ा में हुआ है हादसा। चौपन थाना क्षेत्र के वार्ड 11 में ढके हुए कुएं से अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने टॉर्च की रोशनी से देखा कुएं के अंदर पड़ा था शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर पंचायत कर्मी की मदद से शव को बाहर निकलवाया है। काफी सड़ चुका है शव और जेब से मिला है मोबाइल, अहम सुराग माना जा रहा है। बड़ा सवाल है, जब कुआं पहले से ढका था तो शव अंदर पहुंचा कैसे? स्थानीय लोगों ने पुलिस को संदिग्ध बात बताते हुए साजिश की आशंका जताई है। इलाके में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। बहराइच जिले के तेजवापुर ब्लॉक के पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अतिरिक्त कार्यभार के खिलाफ आवाज उठाई है। सहायकों का कहना है कि वे पहले भी से ही BLO ड्यूटी, मतदाता सूची पुनरीक्षण, शौचालयों की जीरो टैगिंग और साथ ही आवास सूची तैयार करने जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यों में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अब उन्हें नगर क्षेत्र में जनगणना कार्य के लिए भी लगाया जा रहा है, जिससे काम का दबाव और बढ़ गया है। पंचायत सहायकों ने विरोध जताते हुए कहा है कि मात्र 6000 के अल्प मानदेय में इतने अधिक कार्य करना कठिन हो रहा है और इस पर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए मामले पर विचार करने और उचित समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। एज ए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है डीएम साहब को कि हमारे साथ हमारे पंचायत सहायक लोग हैं कि हम लोग क्या है कि गांव भी ब्लॉक तेजवापुर के पंचायत सहायक हैं। हम लोग की ड्यूटी जनगणना में अभी नगर में लगाई गई। देखिए, हम लोग ड्यूटी से नहीं कतरा रहे हैं। हम ये नहीं कहें कि हमें ड्यूटी ना किया जाए, ड्यूटी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक इंसान या एक व्यक्ति को कितनी ड्यूटी कराई जाएंगे कि हम लोग ऑलरेडी SIR में BLO हैं, उसकी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानी का डुप्लीकेट वोटर लिस्ट का नंबर है, उसको हम लोग आधार छाँट के उसका हम लोग रात रात बैठ के डुप्लीकेट वोटर को डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो और गांव का काम है, जैसे शौचालय का जियो टैग करना है, गांव की चीज़ों को जियो टैग करना है, आवास की लिस्ट को प्रिपेयर करना है, सब चीज़ों को हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, कृषि फार्म रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जितना भी काम है, जितना भी ग्रामीण क्षेत्रों का काम है, सब हम लोग को सौंप दिया जा रहा है। जबकि एक अल्प मानदेय में, यानी लगभग 6000 रुपये मानदेय मिलता है। उस मानदेय में उसमें ना हम लोग को अलग से मोबाइल रिचार्ज है, ना का फ़ोन की सुविधा है, ना आने जाने कोई सुविधा नहीं है, अलग से हम लोग को दे दिया नहीं है। और उसके बाद भी अब पता चलता है कि अगर हम गांव का काम करें या शहर का काम करें, पहली बात ये निश्चित होना चाहिए। अगर हम शहर का काम करें तो गांव का नहीं काम करेंगे तो सेक्रेटरी और प्रधान कल को धमकी देगा कि नहीं भाई आप काम नहीं कर रहे, आप पे चिट्ठी लिखी जाएगी, कल को कोई पत्रकार पहुँचेगा, वहाँ फोटो खींचेगा कि आपका पंचायत भवन बंद पड़ा है या काम बंद पड़ा है। तो दो चीज़ें हैं कि अगर हमको ना कि हमको ड्यूटी कराना है, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार है, जनगणना करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो भी जनगणना का स्वरूप है वो हमारे ग्राम पंचायत के गांव को सौंप दिया जाए। हम अपने गांव को करने के लिए तैयार हैं। हमारे ब्लॉक हम नहीं कर रहे, हम सेम गांव दीजिए, पड़ोसी गांव दे दीजिए, हमारे न्याय पंचायत को दे दीजिए, हमारे ब्लॉक को दे दीजिए, हम तैयार हैं। और दूसरी चीज़ है, जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है कि एक ही ब्लॉक तेजवापुर के 60 BLO को एक साथ में लगा दिया जा रहा है, 60 रोजगार सेवकों को पंचायत सहायकों को लगा दिया जा रहा है। और भी ब्लॉक्स हैं, मांगे पूरी नहीं होंगी, क्या करेंगे? भाई जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमें 6000 वो लोग लगा रहे हैं, तो अगर अन्य कामों के लिए जो हमारे अन्य कर्मचारी सफाई कर्मी इत्यादि उनको भी लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका, पद क्या है? देखिए, हम लोग अभी शुक्ला नाम है। अभी हम लोगों ने डीएम साहब को दिया, चिट्ठी दिया है। डीएम साहब ने तो कहा है कि भाई हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, अभी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बोले कि हम विचार करते हैं कैसे क्या होगा। और हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि डीएम साहब से कि भाई डीएम साहब विचार करें। उनको पता है कि एक अल्प मानदेय 6000 रुपये मानदेय पाने वाला व्यक्ति, आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी, क्या करेंगे अगला कदम? अब अगला कदम देखा जाएगा फिर कैसे क्या करना है।
लखीमपुर खीरी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के एक कनिष्ठ लिपिक बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विभाग गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नॉर्थ खीरी डीएफओ कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक विक्रांत नेगी को लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने शहर के बिलोवी हॉल के पास से पकड़ा है। बाबू ने यह रिश्वत वनकर्मी इंदल सिंह से उनके तबादले के एवज में मांगी थी। बताया जा रहा है कि इस तबादले की एवज में लिपिक विक्रांत नेगी द्वारा पैसों की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित वनकर्मी ने एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम से की थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही लिपिक ने बिलोवी हॉल के पास 12,000 रुपए की रिश्वत ली, टीम ने उसे दबोच लिया। इस मामले में प्राप्त जानकारी देते हुए एंटी करप्शन लखनऊ के क्षेत्राधिकारी सीओ टीपी वर्मा ने बताया, पीड़ित की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। अम्बेडकर तिराहे के पास से बियर की दुकान है, उसी के सामने से पकड़े गए हैं 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। विक्रांत सिंह नेगी नाम है इनका, और ये जो है पीएससी का सिपाही था, उसके ट्रांसफ़र के नाम पे जो है पैसा लिया जा रहा था। और सिपाही वो बहुत ही परेशान था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और उसके द्वारा अनुरोध किया गया कि भाई हम पैसा देने की स्थिति नहीं है, फिर भी क्या नाम उनके द्वारा कहा गया कि पैसा अगर नहीं दोगे तो हम नहीं कराएंगे। इसके द्वारा शिकायत की गई और आज उनको क्या नाम ट्रेस किया गया। सर, और किसी की संलिप्तता आई इसमें? जी नहीं है, और किसी की कोई संलिप्तता नहीं है। विवेचना के उपरांत जो चीज़ पाया जाएगा उस हिसाब से करेंगे। बीजेपी के दो विधायकों की विवाद का मामला। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने डीएम को लिखा है पत्र। जमीन का विवाद एमएलए ब्रजेश रावत और मेरी बहन दीप्ति गुप्ता के मध्य चल रहा, पंकज गुप्ता ने कहा। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विवाद पर दी अपनी प्रतिक्रिया। जिला प्रशासन ने अनुरोध जमीन की पैमाइश कराकर विधायक जी की जमीन संरक्षित करे। अगर मेरे कोई परिवार कभी गलत कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पंकज गुप्ता ने कहा। विधायक जी, मोहाल से बीजेपी विधायक हैं ब्रजेश रावत, उन्होंने आप पे और आपकी बहन पे आरोप लगाया कि जमीन उनकी कब्जाई जा रही थी। क्या है पूरा मामला? ये विधायक जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे मित्र हैं। और मैंने कल भी, जब हमको सूचना 4 बजे शाम को मिली, मेरे संज्ञान में नहीं था मामला, 4 बजे मुझको जब सूचना मिली, तत्काल मैंने जनपद के अधिकारियों को, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो एसडीएम हों, चाहे इंस्पेक्टर कोतवाली के माध्यम से सूचना मिली थी। मैंने ये कहा कि विधायक जी पार्टी के हैं, वो सीनियर हैं, विधायक हैं, उनकी ज़मीन तत्काल पैमाइश करा के या जो भी स्थिति रेवेन्यू के क्लॉज में आती हो उस हिसाब से कार्रवाई करते हुए उनका पैमाइश करके उनकी भूमि उनको उपलब्ध कराई जाए। हमारी बहन का दावा था कि वो ज़मीन उनकी है, मैंने कहा उसकी भी पैमाइश करा दी जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमारा सगा संबंधी भी गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैंने अधिकारियों से भी कहा है, संपूर्ण प्रकरण जिलाधिकारी के संज्ञान में है, वो उसकी पैमाइश या जांच या अभिलेखों की जांच या परीक्षण करा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा इस पूरे प्रकरण से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। आज मैं स्वयं भी जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहा हूं और उनको पत्र भी देने जा रहा हूं कि विधायक जी हमारे ब्रजेश रावत जी हमारे परिवार के हैं, हमारी पार्टी के हैं और उनकी भूमि निश्चित रूप से सबसे पहले उनकी निकाली जानी चाहिए और उनकी निकालकर पैमाइश कराकर उनको कब्जा देना चाहिए। यहाँ तक कि बाउंड्री भी हम स्वयं कराकर उनको कब्जा कराने का काम करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, उन्होंने दावा किया है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके जो आपकी बहन है वहाँ पर पहुँचती, पिलर गाड़ना स्टार्ट कर देती, जिसके बाद उनके साथ, उनके समर्थकों के साथ मारपीट भी की जाती, तहरीर दी उन्हें कोतवाली। निश्चित रूप से यही हमारे भी संज्ञान में आया है। अगर कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का स्टे है और क्या स्टे है क्या नहीं है, ये अभिलेख हमारे पास नहीं है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि संपूर्ण प्रकरण की
उच्च स्तरीय जांच कराकर जो भी अभिलेखों के अनुसार हो, विधायक जी की जितनी भी मदद हो सकती है करने का काम किया जाए। विधायक जी कहीं अलग नहीं, परिवार के हैं, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, उनके संज्ञान में आया हो कि हम भी वहाँ उपस्थित रहे, जबकि हम तो जिलाधिकारी महोदय के साथ स्वयं निराला प्रेक्षागृह में कार्यक्रम में थे और दिन भर कल बाहर रहे, घर भी नहीं पहुँच पाए। तो कॉल की लोकेशन और डिटेल के माध्यम से भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके की कोई घटना नहीं है। कहीं से उनको कोई गलत सूचना जरूर मिली होगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं, क्योंकि ये प्रकरण इतना आगे बढ़ गया है कि इस संपूर्ण प्रकरण की जांच स्पष्टता के साथ हो जाए, कहाँ किसकी भूमि है, पैमाइश हो जाए, जिसकी जहां पर जो विषय है उसको यहीं से समाप्त किया जाए। अगर उनकी है तो निश्चित रूप से उनको मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है प्रशासन से कि उनकी भूमि को तत्काल प्रभाव से निकालकर उनके प्रदेशन में किया जाए, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, ये स्थिति स्पष्ट रूप से प्रशासन को देखनी चाहिए। खबर सोनभद्र से है, जहां अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार, महिला डॉक्टर बाल बची है। कार चला रही सिंगरौली निवासी महिला डॉक्टर पायल वर्मा हादसे में सुरक्षित बची। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को कार से बाहर निकाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की। बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार को रिपेयरिंग के लिए एजेंसी भेजा गया और महिला को वाराणसी रवाना किया गया है। चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 50,000 के इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अभियुक्त गोवध के मुकदमे में लंबे समय से चल रहा था वांछित। पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा अभियुक्त के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। अभियुक्त रंजीत मिर्जापुर जिले का बताया जा रहा निवासी, वहीं पुलिस अभियुक्त को जेल भेज अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। चकिया पुलिस की मुखबिर की सूचना पर अमरा दक्षिणी गाँव के समीप मिली है कामयाबी। जौनपुर के गोरापुर गांव में मातम। जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र के गोरापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आदिल 4 वर्षीय पुत्र रफीक सोमवार को घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने 4 मई को बरसठी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर देर रात तक बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। ये दृश्य देखते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में कोहराम मच गया और साथ ही परिवार में 2 भाई और एक बहन के बीच आदिल की असमय मौत से सभी गहरे सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। खबर सीतापुर से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्माणाधीन डेबर घाट पुल का किया है निरीक्षण। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे हैं मौजूद। रेउसा मोड़ चौराहे पर भाजपा नेता दीपक सिंह दीपू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है भव्य स्वागत। निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण कार्य में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के दिए हैं सख्त निर्देश। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, शारदा नदी पुल पर निर्माण होने से तंबौर सहित निकटवर्ती गांव को मिलेगा रोजगार। पुल निर्माण होने से 2 जनपदों की दूरी होगी कम। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ में बंगाल में सरकार आ रही है, तो कार्यकर्ताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहिए? सुझाव है कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग खड़े हैं, जहां डबल इंजन चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व प्रदेश में, तो ये सपने साकार हो रहे हैं कि आज़ादी के बाद जहां आज हम खड़े हैं स्थल पर, ये क्षेत्र हमेशा कटा हुआ रहता था। ये नदी जो है कटान, बाढ़ और आज एक ऐतिहासिक 200 करोड़ से ऊपर का पुल की स्थापना यहाँ बन रहा है। यहाँ कैमरा घुमा के दिखाइएगा देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कि डबल इंजन क्या करता है। और उसी के तहत जो जनता देश बंगाल में मिला है और बंगाल की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक लहर और ऐसा जनादेश दिया है, वहाँ पर भी भाजपा का डबल इंजन चलेगा। विकास की गंगा बहेगी और जो आज तक अभी तक इतने आज़ादी के वर्षों के बाद तक काम विकास के नहीं हो पाए, वो पूर्ण किए जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं, ये एक बहुत ही
पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता था एक ज़माने में। और ये पुल जो बनेगा ये 200 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ के उद्योग, यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार, इस क्षेत्र की ज़मीनों के लिए के दाम और तमाम फसलों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सब इस क्षेत्र में आएंगी और यहाँ का कायाकल्प हो जाएगा। आज मैं ये कह के जा रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप किसी ऐसे नेता को जानते हैं जिनकी शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिरकत की हो और उनके पिता इंदिरा गांधी के करीबी रहे हों और आज उनके पिता देश को डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं पटियाली की सपा की वर्तमान विधायक नादिरा सुल्तान की। नादिरा सुल्तान पूर्व सांसद मुशीर अहमद खान की बेटी हैं और उनके पिता रामपुर में MBBS डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज खान। बात लगभग 5 दशक पहले की है जब नादिरा सुल्तान की शादी का प्रोग्राम अलीगढ़ में हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सांसद मुशीर अहमद खान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बेहद करीबी थे। तो समय वर्तमान में सपा से पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान की शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिरकत भी की थी। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं नादिरा सुल्तान की दरियादिली भी पटियाली की जनता के लिए बीच हमेशा चर्चाओं में रहती है। चाहे भागवत कथा हो या फिर पटियाली विधायक नादिरा हर कार्यक्रम में जनता के बीच अवश्य पहुंचती हैं और उन्हें अपने विधानसभा विधायक के रूप में देखकर वे सभी गर्व करते हैं। सीतापुर के थाना व कस्बा तंबौर स्थित वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, विशिष्ट अतिथि के अपने संबोधन में कहा है कि मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने छात्रों को भविष्य में भी इसी तरह परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दी है। और वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। जिसमें कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं उनको एक अलग से पहचान मिलती है और साथ ही जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए किसी भी वजह से उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमको इनकी तरह बनना है। तो मेरा मानना ये है और ये सबसे इतिहास का अनुभव है कि जो बच्चे मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं वो तो जीवन में सफल होते ही है, लेकिन जो बच्चे अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं लेकिन उनको प्रवर्धन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए उनके टीचर, उनके आसपास के लोग, उनके गाइडर, उनके साथ मौजूद रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो देखिए इतिहास में ढेर सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो अक्सर अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे। अच्छे स्टूडेंट तो अच्छा काम करते ही हैं, वो तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं वो उनमें से होते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हुए। तो इसलिए किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि हमारा नंबर कम आ गया, हमारा नंबर ज्यादा आ गया। और आप ये जान लीजिए कि हर आदमी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा होती है। जैसे कृष्ण कहानी आप पढ़े, प्रतिभा के आप पर किसी तरीके के पेड़ है,
सभी पेड़ अलग अलग तरीके के हैं। इनको अगर अच्छा क्लाइमेट मिला है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, इनको बढ़ने के लिए जो माहौल चाहिए वो मिला है, तो देखिए पेड़ हुए हैं, कई बार पेड़ छत के ऊपर उठ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे हैं पुलिस की तरह, इनके अंदर असीम संभावनाएं हैं। वो आपके टीचर हैं, वो आपके गार्जियन हैं, आसपास के लोग हैं, वो आपको एक ऐसा माहौल देते हैं कि आप आगे बढ़कर अपने पेड़ों की तरह बनिए, जो लोगों को फल फूल छाया और जितनी भी चीजें हैं वो दे सके, ऑक्सीजन। तो मेरा सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि आप सभी लोग अपने अभिभावकों का, अपने टीचर का सम्मान करेंगे और उनको जो भी नसीहत है उसको हमेशा अपने मन में बना के रखेंगे, जिससे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, अच्छा स्टूडेंट बन सके, अच्छा नागरिक। जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र के गोहली प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ अराजक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आए बुधवार सुबह क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 मई को गाँव निवासी सचिन दुबे के यहाँ आई बारात में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में लोगों की बड़ी संख्या में एकत्रित भीड़ हो गई और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सभी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित की जाए तथा मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बरसठी, रामपुर, नेवड़िया और साथ ही सुरेरी और साथ ही मड़ियाहू थाने की पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पेड़ से बांधकर 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हड़कंप सिद्धार्थनगर जनपद के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सिरोथर कठौतिया गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा दोनों बच्चे अपनी नानी के घर आए हुए थे। यहाँ 2 लड़कों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी दौरान किसी बात को लेकर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। जौनपुर थाना सराय ख्वाजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में वांछित एक छात्र अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुंवर अनुपम मिश्रा सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थाना सराय ख्वाजा पुलिस टीम मलहनी और साथ ही कोयरी डीही मार्ग पर नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी और पुलिस टीम ने पीछा किया, जिस दौरान बाइक फिसल कर गिर गई। बदमाशों ने पुलिया की आड़ में लेकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया है। मुठभेड़ के बाद एक अभियुक्त घायल अवस्था में मिला है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कायम रहा है। फरार साथी का नाम विकास बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। पुलिस टीम इस सफल कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अमृत कुमार पांडे समेत थाना सराय ख्वाजा की पुलिस टीम की अहम भूमिका रही है। की जा रही है। दिनांक 6 मई 2026 को थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत कुइया नहर के पास रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस टीम का सहयोग न करते हुए उन पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिसमें गोली संदिग्ध के दाहिने पैर में लगी एवं एक व्यक्ति वहां से भागने में सफल रहा। तत्पश्चात संदिग्ध मजरूर को उपचार हेतु सदर अस्पताल रवाना करते हुए इसके बारे में पूछताछ की गई, जिसमें इसका नाम कृष्णा यादव उर्फ गोलू पुत्र संजय यादव निवासी छबीलेपुर थाना सराय ख्वाजा पता लगा। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की गई, जिसमें इनके ऊपर पूर्व में हत्या के प्रयास के कई अभियोग पंजीकृत हैं। तत्पश्चात थाना स्थानीय पर
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में न्याय को सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जिला जज राम नगीना यादव ने न्यायालय परिसर में जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। महोबा जनपद में आगामी 9 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में ही। इसी कड़ी में आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश राम नगीना यादव ने प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये वाहन गाँव-गाँव और कस्बे जाकर लोगों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद सुलझाने के फायदों के बारे में बताएंगे। जिला जज ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पुराने और लंबित विवादों का त्वरित निस्तारण ही करना है। इसमें एनआई एक्ट को शामिल किया गया है, जिसमें आपको बता दें एनआई एक्ट बैरक रिकवरी और साथ ही मोटर दुर्घटना और साथ ही प्रतिकर पारिवारिक विवाद, राजस्व मामले, सिविल वाद और साथ ही बिजली पानी के बिल में संबंधित मामलों को मौके पर ही समाधान सभी चीजों का किया गया है। और न्यायालय प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उनकी कोई भी समस्या मामला लंबित है तो वे 9 मई को लोक अदालत में पहुंचकर इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। दिनांक 9/5/2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उद्देश्य है कि बिना हार जीत की भावना के सुलह समझौते के आधार पर जितने भी शमनीय वाद हैं और सिविल के वाद हैं, पारिवारिक वाद हैं, बिजली के वाद हैं, बैंक रिकवरी के वाद हैं, इन सब वादों का निस्तारण सुलह समझौते से किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण कराया जाए लोक अदालत में। इसलिए हम लोग प्रचार वाहन को आज हरी झंडी देकर दिखा करके ये 9 मई को लग रही है, आने वाली 9 मई को। जौनपुर थाना महाराजगंज के गांव गोंडम दलालपुर में दबंग युवकों अनिल गौतम, सुनील गौतम ने जमीनी विवाद में अपने ही पाटीदारों पिंटू, रॉबिन और साथी रोशनी की जमकर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आपको बता दें कि वायरल वहीं थाना महाराजगंज पुलिस ने दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। वीडियो वायरल है। पीड़ित पिंटू जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ, अंजू को ही पाबंद कर दिया गया है। जौनपुर में एक युवक की शादी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तेजी से वायरल ये वीडियो पुलिस की पहचान युवक की पहचान कर ली गई है। प्रिंशु पांडे निवासी जगदीशपुर थाना सिंगार मौका बताया जा रहा वीडियो। जौनपुर जनपद के कोतवाली केराकत के महादेवा कुसरन गांव में दबंग रेशम व उसकी बहन रंजू यादव सोनी यादव के गरीब महिला कमला देवी पत्नी स्वर्गीय नन्ही यादव उनके नाबालिग बेटे व बड़ी बहन को जमकर गालियां देते हुए घर से मारने काटने की धमकी दे रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस क्यों मुकदमा लिखने से कतरा रही है? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही पुलिस इस पीड़ित परिवार के साथ?
सिद्धार्थनगर जिले में एक महाविद्यालय पर प्रैक्टिकल के नाम पर जबरन वसूली और छात्रों को परीक्षा से बाहर करने का गंभीर मामला सामने है। मामला डुमरियागंज क्षेत्र के अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट महाविद्यालय जबजौवा का है, जहां पर MA अंतिम वर्ष की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्राओं प्रीति और साथी कृति का कहना है कि 28 अप्रैल 2026 को जब वह प्रैक्टिकल परीक्षा देने पहुंची तो परीक्षा क्षेत्र में कक्ष में उनसे 2000 रुपए की मांग की गई है। छात्राओं का यह भी कहना है कि कॉलेज के लंबे समय से प्रैक्टिकल, अंक पत्र और परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, पैसे देने वाले छात्रों को विशेष सुविधा भी दी जाती है। और साथ ही आपको बता दें, एक पीड़ित छात्र ने कहा, मैं मौलाना आजाद PG कॉलेज जब JV की छात्रा हूँ। मैं MA फाइनल ईयर का पेपर देने गई थी, मेरे साथ मेरी बहन कृति भी थी। जब हम विद्यालय पहुंचे तो वहां प्रैक्टिकल चल रहा था। हम दोनों बहनों से 2000 रुपए की मांग की गई। हमारे पास केवल 1000 रुपए थे। हमने कहा कि हम गरीब हैं, पिता नहीं है, 1000 रुपए ले लीजिए। इसके बाद हम क्लासरूम में चले गए, लेकिन प्रिंसिपल हारिश अंसारी आए और हमारी कॉपियां छीन ली। हमें बाहर कर दिया गया। जब हमने शिकायत की बात कही तो उन्होंने कहा, जाकर शिकायत करो, मेरा कुछ भी नहीं होगा। डुमरियागंज के जबजौवा में मौलाना आजाद PG कॉलेज है। वहाँ पे एक लड़का, उसने आरोप लगाया है कि मेरी बहनों को परीक्षा नहीं दी गई, उनको 2000 रुपये उनके पास नहीं थे, 1000 ही थे और वो पैसे अवैध वसूली के थे, तो प्रैक्टिकल के नाम पर उनसे मांगा जा रहा था। तो वो पत्र मेरे पास आज आया है और संबंधित को निर्देश में कर दिया हूँ कि पत्र के क्रम में उस कॉलेज के प्रचार से एक स्पष्टीकरण मांग लिया है तत्काल 3 दिवस के अंदर, और उनका स्पष्टीकरण आने के बाद आगे विद्यालय प्रशासन अग्रिम कार्रवाई करेगा। तो कुछ दिन पहले ही अवैध वसूली के नाम, मार्कशीट के नाम पे वसूली की जा रही थी और जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसको क्या कार्रवाई? मैं ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन ग्रहरी है। चंदन, क्या मामला है? मामला ये है कि 28 अप्रैल को मेरी बहन लोग का पेपर था। वो लोग पेपर देने के लिए अपने विद्यालय में गई, अब्दुल कलाम आजाद PG कॉलेज जबजौवा में। तो हुआ ये कि वहाँ पर जो है, जब वो पेपर देने के लिए गई तो वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का फीस वसूला जा रहा था 2000 रुपये। तो मौजूदा हालत में उनके पास 1000 रुपये था। तो उन्होंने जो है 1000 देने के लिए बोला, तो ये बोले कि जाके प्रिंसिपल सर से बात करो, 1000 में नहीं होगा। तो हमारी बहन लोग गई क्लासरूम में, पेपर देने लगी। उसके बाद जो है कॉलेज के जो है वो आए प्रिंसिपल हारिश अंसारी जी, उन्होंने आए, उन लोगों से जो है पेपर छीन लिया। पेपर छीनने के बाद बोला कि जो है 1000 रुपये में नहीं होगा, 2000 रुपये अगर से है तो आप लोग पेपर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तो इन लोग बोले कि सर दे देने दीजिए, हमारे पास हमारे पिताजी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे घर कोई कमाने वाला नहीं, हमारी माताजी जो है किसी तरीके से पढ़ा लिखा नहीं हम लोगों को, हम लोग इसी कॉलेज की छात्रा रही हैं। तो बोले कि ये सब नहीं जानते हैं, 2000 रुपया है तो पेपर दीजिए और न क्लास से बाहर जाइए। तो पेपर छीन लिया उन्होंने, जो इन लोगों को क्लास से बाहर कर दिया। और ये लोग बोले कि हम लोग शिकायत करेंगे सर। तो बोले कि जाओ, जहाँ शिकायत करना है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये लोग सीधे चली आई घर, मम्मी से सारी घटना बताने लगी। तो मम्मी ने कहा ऐसा है, ठीक है आप लोग चले जाइए जिलाधिकारी जी के पास, DM सर से अपनी शिकायत कर देना। तो हम लोग यहाँ से जो है चले गए जिलाधिकारी जी के पास। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वो उनसे सारी बात बताई, अपना जो है लिखित में मैंने जो है एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया। वो बोले कि ठीक है जाइए, इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद में हमने जो है वेट किया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी जी से हमने 28 अप्रैल को शिकायत की, अभी तक 5 मई हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम लोगों ने कुलपति जी को भी। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, कहाँ पढ़ते हो और क्या मामला है? मैं अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट PG कॉलेज जबजौवा की छात्रा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला है? मैं MA का पेपर देने गई थी फाइनल ईयर का। वहाँ पे प्रैक्टिकल का फीस वसूला जा रहा था 2000 रुपये। मैं और मेरी बहन गए थे पेपर देने के लिए। मौजूदा हालात में हमारे पास 1000 रुपये थे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमारी कापी छीन कर हमें क्लासरूम से बाहर कर दिया और बोले जाओ 2000 रुपये लेकर आना, तब पेपर देने देंगे, वरना पेपर नहीं देने देंगे। तो मैंने कहा सर मैं शिकायत करूँगी। तो बोले जाओ, जो करना हो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की?
तो हम लोग डीएम सर के यहाँ गए थे शिकायत लेकर, अभी तक वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। और कहीं आप लोगों ने शिकायत नहीं की? कुलपति जी से भी शिकायत की है वहाँ और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सर के पास भी गए थे, अभी तक वहाँ पे भी कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे थे लोग? क्या कह रहे थे? स्कूल वाले क्या कह रहे थे? स्कूल वाले कह रहे थे जाओ जो करना वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉलेज मौजूदा विधायक सैयदा खातून के चाचा जी का है, इसी वजह से कोई वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। क्या चाहती? जौनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और साथी सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता के निर्देशन में पुलिस कार्यालय में गरिमामयी, आपको बता दें कि पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद के तैनात उप निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर उन्हें विधिवत रूप से नव पद के बैज पहनाकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही इस मौके पर पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने तालियों की गूंज के बीच उन्हें बधाइयां दी हैं। से 11 वर्षों से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाला आरोपी जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। थाना अमरोहा नगर के हत्या धारा 302 आईपीएस के मुकदमे में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने हेतु तांत्रिक बनकर पहचान छिपाकर व नाम बदल कर रह रहा था। आपको बता दें कि लोगों को गढ़ा धन निकालने का झांसा देकर कई स्थानों पर ठगी की घटनाओं को दिया अंजाम। एक विधवा महिला से 11,70,000 व सोने चांदी के आभूषण की ठगी भी की है। महिला से ठगी व दुष्कर्म के प्रकरण में थाना सैद नगली में मुकदमा अपराध संख्या 129/2026 धारा 316(2)/64/351(2) बीएनएस में भी वहां वांछित बताया जा रहा। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में थाना सैद नगली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 6 मई 2026 को चेकिंग एवं गश्त के दौरान सूचना पर सकतपुर नहर पुल के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने लगा, जिसका पीछा कर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस व्यक्ति को दिनांक 5/5/2026 को थाना सैदनगली पर उपस्थित होकर एक महिला ने ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि कथित तांत्रिक, जिसका नाम उसने अरमान उर्फ काले खां बताया है, उसने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया है। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इस मुलजिम की तलाश में जब पुलिस जुटी तो तलाश के दौरान इस मुलजिम की एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पिकेट लगाई गई और वहां पर जब इस मुलजिम को पकड़ने की प्रयास किया गया तब इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर कई बार फायरिंग की अपने तमंचे से और पुलिस ने न्यूनतम बल का उपयोग करते हुए अपने आत्मरक्षार्थ उसको पकड़ने की मकसद से जो है उस पर जवाबी जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी स्थिति ठीक है। जब इस मामले की पूरी जानकारी की गई तो ये समझ में आया कि ये व्यक्ति जिसका नाम जो अपना नाम अरमान उर्फ काले खां बता रहा है, ये 2015 का एक मामले जो थाना अमरोहा नगर में है उसका हत्या का जो मामला था 302/201 धारा के अंदर, जिसमें 307 धारा भी थी, उसका वांछित चल रहा था। लगभग 11 साल से ये वांछित था। इसके विरुद्ध वारंट निकला हुआ है, न्यायालय में कभी पेश नहीं हुआ और मफरूरी में चार्जशीट इसके अगेंस्ट की गई थी, जिसको अभी इस मामले में गिरफ्तार करके जो 2015 का मामला है उसके अंदर भी इसको न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। इसने महिला के साथ में फ्रॉड किया। ये इसका मोडस ऑपरेंडाई ऐसा था जो जांच में ये भी निकल कर आया कि कई जगह इसने किया है कि ये तांत्रिक विद्या से किसी की ज़मीन के नीचे छुपे हुए जो सोना है या कोई खजाना है उसका झांसा देकर, उसको निकलवाने का झांसा देकर लोगों को अपने पक्ष में करता था। ये महिला भी इसके इसी प्रकार पक्ष में आई और इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके घर में घुस गया और इसी की पुत्री के साथ इसने बलात्कार किया था, जिससे प्रताड़ित होकर उस महिला ने थाने पर रिपोर्ट की और उसका तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। ये इस पूरी कार्रवाई में जो थाना सैदनगली पुलिस है उसने
बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने उनको 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। इसके साथ में इनका तमंचा बरामद हुआ है और पहले इनकी जो वर्णन है मैं ये बता, एक तमंचा है 315 बोर, कारतूस है, इसकी मोटरसाइकिल है और खाली खोखे जो उसने चलाए थे वो भी हैं। इसका आपराधिक इतिहास, इस पर लगभग 8 मुकदमे, अभी तक हमारे 9 मुकदमे हमारे सामने आ चुके हैं, बाकी की भी जानकारी इसके साथ की जा रही है। जौनपुर जनपद से पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन लंगड़ा मुठभेड़ के दौरान एक छात्र अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जलालपुर पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त की घायल अवस्था में गिरफ्तारी कर ली है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन पर की जा रही है। सघन चेकिंग अभियान के दौरान हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी केराकत के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जलालपुर प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम डिंगुरपुर नहर पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर बदमाशों ने पुलिस फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया है, जबकि जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार भागने लगे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान की बात करें तो अंकित यादव उर्फ मोनू पुत्र ओम प्रकाश निवासी बहाउद्दीन और साथी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर के रूप में भी पहचान हुई। संबंध में थाना जलालपुर में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही। फरार अभियुक्त की तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दे रही है। इस कार्रवाई से थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद शहनवाज सिद्दीकी और हेड कांस्टेबल चंदन सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। आज दिनांक 6 मई 2026 को थाना जलालपुर क्षेत्र में एसओ जलालपुर व इनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि सुबह करीब 4 बजे अकस्मात एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक भाऊपुर की तरफ से आते हुए इनको नज़र आए। इनके द्वारा त्रिलोचन नहर चौराहे के पास इन्हें रोका टोका गया, परंतु वे नहीं रुके और पुलिस पार्टी पे फायर किया। आत्मरक्षात पुलिस पार्टी के द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया और पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में एसओ जलालपुर व इनकी टीम को सफलता मिली, जिसका नाम अंकित यादव है, जो कि थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का है, जो कि पूर्व से एक सक्रिय अपराधी रहा है तथा एक अभियुक्त भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। समस्त वैधानिक कार्रवाई थाना क्षेत्र जलालपुर के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आज दिनांक 6 मई 2026 को थाना जलालपुर क्षेत्र में एसओ जलालपुर व इनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि सुबह करीब 4 बजे अकस्मात एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक भाऊपुर की तरफ से आते हुए इनको नज़र आए। इनके द्वारा त्रिलोचन नहर चौराहे के पास इन्हें रोका टोका गया, परंतु वे नहीं रुके और पुलिस पार्टी पे फायर किया। आत्मरक्षात पुलिस पार्टी के द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाला आरोपी जवाबी कार्रवाई में घायल थाना अमरोहा नगर के हत्या धारा 302 आईपीएस के मुकदमे में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने हेतु तांत्रिक बनकर पहचान छिपाकर नाम बदल कर रह रहा था। आपको बता दें कि एक विधवा महिला से 11,70,000 व सोने चांदी के आभूषण भी ठग चुका है। जिसमें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां नगर के जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने समर्थकों संग उप जिलाधिकारी राहुल शाह से मुलाकात की और पिछले काफी समय से लंबित चले आ रहे सीमांकन के मामलों में अवगत कराया तथा मुलाकात कर उनको अतिशीघ्र कार्रवाई पर निपटारा करने को कहा है। उधर वही मामले में उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि पुरानी सीमांकन के मामले में जिन वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनको लेकर विधायक जी मिले हैं और लिहाजा सीमांकन मामलों में रोस्टर बनाकर कानूनगो के माध्यम से सीमांकन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है।
ऐसे थे जिसमें कि लंबे समय से उनके द्वारा सीमांकन चेक रोड को खोलने की मांग की जा रही थी, जिस पे अभी वर्तमान में कार्रवाई ना होने कारण कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें माननीय विधायक जी को अवगत करवाया गया है कि जितने भी हमारे सीमांकन के मामले हैं उसमें रोस्टर बना के कानूनों के माध्यम से नियमानुसार सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे भी कहीं पे विलम्ब हुआ है उसमें तत्काल उसमें पुराने मामलों को टेकअप करते हुए समय अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश सभी कानूनों को दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ चेक रोड के मामले हैं उसमें भी प्रत्यक्ष अभियान चला के चेक रोडों को खाली कराने का कार्रवाई की जाएगी। है कि यहाँ कुछ लोगों की ज़मीनों की हदबंदी समस्या थी, जिनको 2-2 साल हो गए उनकी रसीदें कटी हुई हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों का पैमाइश नहीं हुआ। उसको लेकर मैंने एसडीएम तहसीलदार और कानून उनको कहा तो वो उनकी नपाई हो, जिससे किसान परेशान हो और जो चलोर दबा रखे लोगों ने वो क्योंकि इस टाइम फसल खाली है तो वो निकाल दी जाए। क्योंकि लोग मेरे पास आए तो मैंने उसको अवगत कराया, जो पेंडिंग केस है उनको निपटाने के लिए बात हो कि 2 महीने का अंदर क्लियर कर। इस वक्त की एक और अहम खबर देवभूमि उत्तराखंड की जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही, जहां जनपद के जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आज जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर अपने समर्थकों एवं जसपुर विधानसभा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में पहुंचे। अनेक ग्राम प्रधानों के साथ खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचने पर ग्राम पंचायत में विकास के लिए दिए जा रहे ग्राम प्रधानों से केन्नी डेंसी बिल के नाम पर लिए जा रहे पैसे को लेकर खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार कंडपाल से मुलाकात कर मामले से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा जमकर फटकार लगाई। उसके पश्चात विधायक ने जिले के आला अधिकारी DPRO उधम सिंह नगर से लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर फोन कर वार्ता कर मामले में अवगत कराया है। सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके देवेंद्र भाई साहब और हमारे डायरेक्टर कुछ लोग आए। इनका कहना है कि किसान को 1 एकड़ यूरिया 1 एकड़ पे 1 कट्टा यूरिया दिया जा रहा और NPK 2.5 एकड़। तो मैंने कृषि अधिकारी से, जिला कृषि अधिकारी से बात की। मैंने कहा भाई ये फरमान तुमने क्यों जारी किया? क्योंकि वजह क्या है, इस टाइम गन्ने की फसल की ज़रूरत है तो आप गन्ने के हिसाब से देंगे। फिर जो बात हमारे जुलाई अगस्त में धान बोआ जाएगा उस टाइम धान वालों को देंगे। तो किसान बार बार 1 कट्टा लेना आएगा, भाई इस महीने आएगा अगले महीने फिर आएगा, उसका 50 रुपये रिक्शा वाला ले लेगा। तो किसान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। तो मैंने कहा जितने कट्टे की उसे आवश्यकता है उतने कट्टे उसे दीजिए भाई, उसका गन्ना फसल, क्योंकि तुम्हारे पास सब रिकॉर्ड है। गन्ने वाले को दो, धान वाला जो जिनका गर्मियों का धान है उनको दो, और जिनकी ज़मीन अभी खाली है उनको 2 जुलाई अगस्त में दो, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये बात उनसे कही है। तो वो कह रहे सब इकट्ठा करें। मैंने क्यों लेंगे, जिसको जरूरत होगी वो लेगा। और आज तक ऐसे ही होता आता था, लेकिन वो नए यादव जी ने नया फरमान जारी कर दिया। तो अब क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, मैंने उनसे कहा है करिए, देखो आज नहीं होता तो फिर बात इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ब्लॉक से कंटीजेंसी के नाम पर हमारे पैसे काटे जाते थे जो विकास कार्य हेतु आते हैं। उन विकास कार्य हेतु का जो हमने विधायक जी के संज्ञान में डाला, तो विधायक जी ने आकर माननीय ब्लॉक प्रमुख से पूछा, ब्लॉक BDO साहब से पूछा, साथ में सारे वर्करों से पूछा कि आप ये कंटीजेंसी का पैसे किस आधार पर काटते हो और इतना अधिक काटते हो जबकि थोड़ा पैसा हम वर्करों को दिया जाता है। तो विकास के पैसा हमारा सिर्फ उतना ही काटा जाए कंटीजेंसी के आधार पर जितना हमारे वर्करों को जाता है, ना कि उससे अधिक काटा जाए। इस तरह का पैसा काटने से हमारा जो विकास कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता। उनकी जो निधि आती है उसमें से पैसा कट जा रहा है हर 3 महीने। उसको लेकर मैं यहाँ आया और मेरे हमारे साथ कुछ प्रधान लोग थे और BDO से, और हमने पंचायत सेक्रेटरी से बात की। तो वो बताने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो आकस्मिक व्यय है जो बता रहे हैं, तो उसके नाम पर मेरी DPRO महोदय से बात हुई, CDO से हुई और जिलाधिकारी महोदय से। हमारा जो उस पैसे से इन्होंने वेतन के नाम पर 2 लोग रखे हुए हैं। एक संविदा पे हमारा जो है JE है और एक ऑपरेटर है, एंट्री ऑपरेटर। उनका वेतन बनता है लगभग 6,000 रुपये GST PST लगा कर, और पैसे काट रहे हैं 8.5 लाख रुपये। तो मैंने कहा भाई ये 2.5 लाख रुपये कहाँ जा रहा? तो इसको लेकर मैंने कहा कि भाई जो जेन्युइन काम है उसको करिए, अतिरिक्त पैसा कहाँ है वो हमें बताएं। विकास का पैसा है, कायदे में तो वो पैसा कटना ही नहीं चाहिए। वो विकास के लिए पैसा दे रही है सरकार, जनता को तो पता चल जाए विकास में पैसा आया, प्रधान काम नहीं कर रहे और पैसा चला जाएगा वेतन, तो प्रधान विकास कहाँ से कराएगा? तो ये नीति गलत है। भाई विकास का पैसा विकास में लगना चाहिए, उसको वेतन देने की व्यवस्था सरकार और कहीं से करे। आपके द्वारा जांच की मांग की गई है? जांच नहीं, मैंने बताया नहीं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को, CDO महोदय को और मैंने DPR
तीनों को अवगत करा दिया और मैंने कहा इसकी जाँच हो। और ये आपको बता दें, नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज स्थानीय सामुदायिक भवन मायाकुंड में बच्चों के लिए एक विशेष क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छिपी रचनात्मकता और साथ ही कलात्मक कौशल को निखारना रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 20 बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने क्राफ्ट के माध्यम से बेहद आकर्षक और सुंदर फ्लावर वेज तैयार किए और साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अतिथियों ने नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सराहना की और साथ ही कहा कि संस्थान बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा गोयल और साथ ही संस्थापक नुपुर गोयल ने बताया कि संस्थान भविष्य में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह से रचनात्मक कार्यक्रम निरंतर आयोजित करती रहेगी। हम नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बोल रहे हैं। आज हमने बच्चों का क्राफ्ट का कंपटीशन करवाया है, जिससे बच्चों की जो भी छुपी भी कला है वो बाहर निकल कर आए और हम उसमें बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी बच्चा लगन से इसमें कर रहा है उनका जजमेंट होगा और फिर उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे भी पहले हमने बच्चों को जीके का कंपटीशन करवाया था, जिसमें बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राप्त किया था। तो हम इस तरह का कार्य इसलिए करते हैं कि बच्चों का उत्साहवर्धन हो, बच्चे जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आगे बढ़ें। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब के नशे में वाहन चलाने, हुक्का पीने और गंगा तट पर हुड़दंग मचाने वाले आरोप में 9 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस लगातार क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों से अपील कर रही है कि वहां गंगा मां की मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल न करे। बावजूद इसके पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद कुमार की टीम ने गंगा किनारे चेकिंग अभियान चलाया और वहां 4 पर्यटक गंगा किनारे हुक्का पीते हुए दिखाई दिए हैं। 2 पर्यटक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया है कि सभी पर्यटकों के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मां गंगा की मर्यादा पर पर्यटक ख्याल रखें। रामनगर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और अगर उन्होंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होते तो उनका जन्म इसी पवित्र भूमि पर होता। उमा भारती ने उत्तराखंड को भारत का सबसे पवित्र स्थान बताते हुए हिमालय और यहाँ की तीर्थ स्थलों की महत्ता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा और साथ ही जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पहले ऐसी समस्याएं थी वहां भाजपा सरकार बनने के बाद स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर चुनौती का सामना कर रहा है और सामने के लिए तैयार भी है। उमा भारती ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की रक्षा स्वयं भगवान बद्रीनाथ करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो कि हिंदुत्व की फायर जो है ब्रांड नेता हैं और आज रामनगर में हमारे कार्यालय रानी की तोड़ से कार्यालय पर रुकी तो सभी महिला मोर्चा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया और उन्होंने सबको पश्चिम बंगाल की अभूतपूर्व जीत पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं और सभी लोगों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। और यूं ही उन्हें साध्वी नहीं कहा जाता है, लगातार वो इस देश में उन्होंने संघर्ष किया हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, सबका धन्यवाद हमने उन्होंने यहाँ पर किया। उमा भारती जी ने सभी को शुभकामनाएं है। ये अवसर पश्चिम बंगाल की जीत पर उन्हें सबको बधाई दी है और पार्टी का निर्देश भी है कि मंगल, बुध, बृहस्पतिवार तक 3 दिन हमने जो है उत्सव मनाना है। तो ये उत्सव का दिन था, उसी उत्सव में उमा भारती जी हमारे मध्य आई। बंगाल की जीत की खुशियां लेके उत्तराखंड से निकल रही हूँ और अब उत्तराखंड की महाजीत की प्रतीक्षा है और मेरे लिए पूरा देवभूमि उत्तराखंड, चाहे कुमायूं हो चाहे गढ़वाल, ये मेरे हृदय में बसते हैं और मैं यहाँ के दिव्य स्थानों के सहारे ही अपना जीवन की सांसें लेती हूँ।
इसलिए ये तो मेरी सांसों में बसा है, उत्तराखंड की प्रगति हो, उत्तराखंड खूब आगे बढ़े और अभी और आगे बढ़ेगा और दुनिया की जीडीपी में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। इतनी खूबियां उत्तराखंड के अंदर हैं। जनपद नैनीताल में लंबे समय तक राजस्व उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे ताराचंद गिरलियाल ने 22 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से वह नैनीताल में तैनात थे और 30 अप्रैल 2026 को उनका VRS स्वीकृत हो गया था। सेवानिवृत्ति के बाद अब उन्होंने सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि नेकी की दीवार संस्थान के माध्यम से वो पहले ही समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं और अब और विस्तार दिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने नेकी प्रहरी विंग की शुरुआत की घोषणा कर दी है। ताराचंद गिरलियाल ने बताया कि इस पहल का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और साथ ही सामाजिक जागरूकता पर रहेगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक जागरूकता पर भी जोर देते हुए कहा कि मतदाताओं को अपने अधिकारों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को भी समझना बेहद जरूरी है। उद्देश्य समाज और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर एक जागरूक और साथ ही जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। प्रेस में क्या है मामला बता दो। सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस मीट में स्वागत है। मैं ताराचंद गिरलियाल 22 वर्ष की एज ए राजस्व उप निरीक्षक, एज ए रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेखपाल के रूप में 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 30 अप्रैल 2026 को लगभग 12 वर्ष पूर्व हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वॉलंटरी रिटायरमेंट हम ले चुके हैं। राजकीय दायित्व का निर्वहन करते करते हमारे जेहन में जो समाज के प्रति समर्पण की जो भावना थी, उनका व्यापक रूप से उनको धरातल पर लाने के लिए जो एक समाज को समय दिया जाना चाहिए, वो राजकीय दायित्वों के साथ वो नहीं हो पा रहा था। राजकीय दायित्व में रहते हुए एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं से आप बाहर नहीं जा पाते। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम VRS अप्लाई कर देंगे। जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया और जिलाधिकारी महोदय का हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारी इस निवेदन को स्वीकार किया। 2003 से हम राजस्व उप निरीक्षक के रूप में जनपद नैनीताल में कार्यरत है। तो 22 वर्ष की सेवा के बाद हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो माननीय जिलाधिकारी ने हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर, हमारे आवेदन पर 30 अप्रैल 2026 को हमें सेवानिवृत्त कर दिया। उसके बाद के जो अगले 2 महीने के कार्यक्रम है, उसके लिए आपसे बातचीत करनी है। उसमें हमारी जो ऑलरेडी नेकी की दीवार, हमारी जो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था है, उसका हम विस्तार आज हम करने जा रहे हैं। उसमें हम नेकी की दीवार के अंतर्गत नेकी प्रहरी विंग हमने लॉन्च की है। उसके माध्यम से हम विधानसभा में प्रत्येक बूथ में आगामी समय में प्रहरी संयोजक नियुक्त करने जा रहे हैं। प्रहरी संयोजक के माध्यम से हम उस बूथ स्तर की जो समस्याएं हैं, उसमें विशेष रूप से हमारा सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में, और विशेष रूप से जो हेल्थ इश्यूज हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, और उसके अलावा अवेयरनेस हमारे एजेंडा में मुख्य रूप से शामिल है। तो नेकी प्रहरी विंग में जो न केवल सोशल अवेयरनेस बट ऑल्सो वी विल डू वर्क इनसाइड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस की जो इंपॉर्टेंस है वो आज के समय में बहुत बढ़ गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों को हम एक बार चुन लेते हैं तो जनप्रतिनिधियों को कॉल ऑन, उनको वापस बुलाने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे सेटअप करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे बताएं समाज को कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए या नहीं किए। तो मतदाताओं के लिए हम एक पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम नेकी प्रहरी विंग के माध्यम से पूरी विधानसभा में चलाएंगे, और उसके बाद जो भी फीडबैक आएंगे वो जनप्रतिनिधियों को, सरकार को समय पर उन्हें
सूचित कर दिया जाएगा, ताकि बचे हुए समय में जो हमारे 8-10 महीने बचे हैं इस सरकार के, वो सरकार समाज की आकांक्षाओं, हमारे मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करे। बुधवार को रामनगर विकासखंड सभागार में आयोजित बीडीसी बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। बैठक में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप और साथ ही लगाया है कि अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कई बार फोन तक नहीं उठाते हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जनप्रतिनिधियों ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए उनके त्वरित समाधान की भी मांग की है। साथ ही कई अधिकारियों ने कार्यालय में अनुपस्थित रहने की भी शिकायत का भी सामना किया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने ये भी मांग की है कि आपको बता दें कि मांग रखी है कि उनकी शिकायतों पर भी की गई कार्रवाई उन्हें अवगत कराया जाए। सीडीओ ने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए और अधिकारी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। देखिए, मैं बीडीसी बैठक में जितने लोग आए हैं, जो जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी लोगों की जो शिकायतें हैं उनका हम लोग स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सदन है। सदन में बात रखना, जो भी हमारे ग्राम प्रधान हैं सम्मानित, हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे जो ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख हैं, उनसे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। तो विभाग के लोगों ने जो अब तक अगर कोई लापरवाही भर्ती होगी तो हम लोगों के आने से एक फ़ायदा ये होता है कि उच्च स्तर पे इसका संज्ञान लिया जाता है कि कौन लोग इसमें अनुपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं, जैसे अभी AR कोऑपरेटिव का विषय आया था, तो मैंने उनको व्यक्तिगत एक मौका दिया है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ उपस्थित हो जाएं। नहीं उपस्थित होते हैं तो फिर उनको मैं उच्च स्तर पे उन सेक्रेटरी सर को भी एक पत्र जारी करने के लिए DM सर से अनुरोध करूँगा कि उनको यहाँ से, उनकी चूँकि वो प्रभारी हैं, तो यहाँ पे एक स्थायी AR कोऑपरेटिव की नियुक्ति की जाए। साथ में जो हमारे अधिकारी आए हैं उनसे मैंने अपील की है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं और उस अपेक्षाओं को संवेदनशीलता से निपटा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। तो वो जो प्रकरण ऐसे हैं जो अल्प समय में दूर हो सकते हैं, अल्पकालिक टाइप की जो शिकायतें हैं, उनका तो मैं तत्काल 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का समय देते हुए उसको निस्तारित करने के लिए उनको निर्देशित करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में जो दीर्घकालिक है वो आपके समक्ष मैंने अभी जैसे सेक्रेटरी PWD सर को फ़ोन किया अभी, तो उस तरह से हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने स्तर से उच्च स्तर पर रख करके रेक्टिफाई कराएंगे, उनको दूर कराएंगे, उनका समाधान कराएंगे। और जो अधिकारियों को लेकर के लोगों में आक्रोश है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इस तरह की समस्या आप रामनगर क्षेत्र में या हमारे संपूर्ण नैनीताल जनपद में नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग खुद उसको लीड कर रहे हैं। मैं खुद समस्त BDC जितनी होती है मैं खुद जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो है जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं एटलीस्ट वो उसमें प्रतिभाग करें, ताकि फ्रूटफुल एक गुणवत्तापूर्ण प्रकरणों का निस्तारण हो सके।
वन अधिकार संगठन और पूर्व सैनिक संगठन की संयुक्त मोर्चा द्वारा बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। इस दौरान आयोजित खुली बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय और साथ ही एसडीएम रेखा कोहली, प्रतिभागी वनाधिकारी हिमांशु बांगरी और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कात्याल के निर्धरने स्थल पर पहुंचकर वन अधिकार अधिनियम के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के मुद्दे पर घंटों विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही एसडीएम और डीएफओ द्वारा बिंदुखत्ता राजस्व गांव प्रक्रिया को पूरी कर शासन को भेजने का आश्वासन भी दे दिया है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आएंगे और जो वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम अपनी इस राजस्व ग्राम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसमें जो नोडल होते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी जो डीएलसी में उसके मेंबर भी है, हमें उम्मीद थी कि जो जनजातीय निदेशालय से उनको भी निर्देश हुआ था कि वो भी यहाँ पर प्रतिभाग करें, तो दोनों ही लोग नहीं आने से थोड़ी निराशा हमें हुई है। और हमने मुख्यमंत्री महोदय को एडीएम साहब के माध्यम से पत्र प्रेषित किया है, अपना ज्ञापन प्रेषित किया है कि जिस तरह से हमारी लगातार अनदेखी की जा रही है और दावे हमारे स्वीकृत होने के बावजूद उस पर किस वजह से रोका गया है, अगर कोई रोक है या कोई कारण ऐसा है कि उसमें कोई कमी है तो वो भी नहीं बताया जा रहा। तो उसकी मांग के लिए जो हमने वो किया था, तो वो हमने इनके माध्यम से अभी भेजा है, एडीएम साहब के माध्यम से हमने दिया है। डीएफओ साहब यहाँ पर आए, हालांकि डीएफओ साहब का पहले ही सहयोग है, जब 19 जून 2024 को हमारे दावों की स्वीकृति हो चुकी है और उस डीएलसी में डीएफओ साहब स्वयं एक मेंबर रहे हैं, तो उनसे तो हमारा आज कोई सवाल भी नहीं था, कोई ऐसा उनको बुलाने का भी ज्यादा वो नहीं था। वो आए, उनका हमने हार्दिक आभार व्यक्त किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर भी आए। लेकिन हमारा आज भी बड़ा सवाल वही अटका हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय जो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति हमारे समझ से परे है। तो जब तक निर्णय जिनको लेना है वो हमारे साथ नहीं आए, तो वो कहीं न कहीं सवाल है। आज तो एक ज्ञापन दिया है, लेकिन अग्रिम रणनीति हमारी है कि हम जरूर जिलाधिकारी आवास का घेराव जरूर करेंगे, अगर हमारे जल्दी इन्होंने अगर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। इनका कर्मी अनशन था और तीसरे दिन एक सभा थी जिसमें वन अधिकार संगठन और वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सरकार के उसमें विरोध में नहीं है। हम अपनी मांग को हमने रखा था और हमने खुली चर्चा शासन प्रशासन से रखी थी कि हमारे दावे में अगर कहीं कमी है, जो हमारा दावा है, जो हमारा प्रस्ताव बिंदुखत्ता राजस्व गांव का दावा है, उसमें कहीं कमी है, उसमें कहीं त्रुटि है, तो आकर के हमारे सभा में आकर के जनता के सामने बताएं कि हमारे दावे में क्या कमी है, किस कारण से अभी तक जो है वो लंबित रखा गया, अधिसूचना जारी क्यों नहीं हो रही है। तो हमने शासन प्रशासन से कहा था, तो जो सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब यहाँ पर आए और जो वार्ता हुई उस वार्ता से मुझे लगता है कि आगे जो है सकारात्मक निर्णय निकलने की उम्मीद हमें है, क्योंकि जब भी बैठकें होती है वन अधिकार समिति का पक्ष नहीं लिया जाता है, बैठकों में नहीं बुलाया जाता। इस बार उनका मानना है कि जब भी हमारी बैठक होगी इस मुद्दे पर, तो हम वन अधिकार समिति को उस बैठक में रखेंगे, क्योंकि बैठक में रहने से दोनों पक्ष वहां पर रहते हैं, या कोई कमी उनको लगती है तो हम उसका निस्तारण आपस में दोनों समितियां मिलकर के उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो यही था कि उद्देश्य यही था कि प्रशासन आए और बताए। उस ग्राम बनाने का प्रस्ताव जो है ग्राम स्तरीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय समिति को, जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था। तो उसमें परीक्षण करने के बाद कुछ कमियां जो है थी, तो कमियों को जो है अगेन ब्लॉक स्तरीय समिति को भेजा गया है। आज उसी पे चर्चा हुई कि कुछ 7-8 बिंदु में कमियां थी जो वापस भेजी गई थी ब्लॉक स्तरीय समिति को। तो उसमें डिसाइड हुआ कि कभी होगा तो उनके पास कुछ है, हमारे उस पर एक्सपर्ट लोग भी हैं जो बारे में काफी समय से पढ़ रहे हैं, कुछ उनके द्वारा दूसरे राज्यों का परीक्षण किया गया है। उनको कहा गया कि भाई आमने साथ में बैठ के उनकी बिंदुओं पे कुछ अगर चर्चा करके जिला स्तरीय समिति के सामने रखा जाएगा, और जिला स्तरीय समिति में अन्य मेंबरगण भी होते हैं, जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सामंजस्य बना के समिति का उद्देश्य यही है कि समस्त विभाग जो उसमें रहेंगे और अपने व्यू उसमें देते हैं, ताकि कोई बाद में व्यक्ति ना कह सके कि मुझे नहीं सम्मिलित किया गया। और समिति का उद्देश्य यही है, केंद्र सरकार द्वारा समिति का जो गठन किया गया है उसको इसी उद्देश्य से किया गया है कि सामंजस्य बना के हो सके, इसलिए हर विभाग के उसमें व्यक्ति लिए गए हैं।
समस्याएं जो है इस स्तर से समाधान होने की नहीं है, उच्च स्तर से समाधान होना है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रियागत तरीके से विभिन्न समितियों के माध्यम से भारत सरकार तक प्रकरण को जाना है। सभी को सहयोग दिया जाएगा, सभी विभाग सहयोग करेंगे। जो भी आप लोगों के पास साक्ष्य है उसको जो है रिपोर्ट में इनबिल्ट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो लोग भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनकी जो मांगे हैं वो सही स्वरूप में निर्णय लेने वाली कमेटी के समक्ष पहुंचे। सर, इनके मुंह से सुना जा रहा है सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो इनके विपरीत हो। कहीं भी आपको ऐसा कुछ लिखित नहीं मिला होगा। ये लोगों के कयास है। सरकार वो चाह रही है जिसमें जो है इन लोगों का हित नहीं है। आज से जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और कल वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।